Hello everyone, my name is Sweety Badhalia and welcome to SB Academy classes। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के ही चैप्टर को आगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। अगर आपने क्लास 11th में रेडॉक्स चैप्टर और क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर अच्छे से समझा है तो आई थिंक ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आने वाला है और आपको मज़ा आएगा। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे रेडॉक्स चैप्टर नहीं आता है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर उसने नहीं पढ़ा है या उसे समझ में नहीं आया है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक की अगर मैं मेन कंटेंट की बात करूँ तो मेन कंटेंट पे जाने से पहले मैं कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर करूँगी कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसे थोड़ी सी भी दिक्कत है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक में या इससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी में तो वो डाउट उसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले रिएक्शंस की। मैं बिल्कुल जीरो लेवल से आप लोगों को बता रही हूँ। जब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की तो हमारे पास दो तरीके की रिएक्शंस होती है। एक होती है स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जो खुद से हो जाती हैं, जिन्हें हमें करवाना नहीं पड़ता है, और दूसरी होती है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद से नहीं हो रही बट हम उन्हें करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ही इन रिएक्शंस का सारा खेल जो है वो इंक्लूडेड होता है। अब देखिए, जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिएक्शन पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं या रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो हम लोग पढ़ते हैं सेल्स के बारे में। और हम लोग सेल्स में क्या पढ़ते हैं, हम लोग ये पढ़ते हैं कि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को अगर स्टडी करना चाह रहे हैं तो हम दो बीकर लेते हैं, उसमें हम क्या लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, और जो भी इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं उसी से रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, उस मेटल की रोड को डिप कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये जिंक की रोड मैंने ली है तो जिंक का इलेक्ट्रोलाइट में लूंगी ZnSO4 जिसकी कॉन्सेंट्रेशन ली है 1 मोलर। ठीक है, अगर मैं यहां पर ले रही हूं कॉपर की इलेक्ट्रोड तो मैं यहां पर लूंगी कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट यानी कि कॉपर सल्फेट 1 मोलर। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो इलेक्ट्रोलाइट हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जो करंट को कैरी कराते हैं। ठीक है, ये आपके एसिड्स भी हो सकते हैं या आपके सॉल्ट्स भी हो सकते हैं या आपके बेसिस भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस पर आते हैं वापस, इसको कनेक्ट कर देते हैं, लाइक की वगैरह लगाएंगे। ठीक है, एमीटर वोल्टामीटर लगा के हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग एक इन्वर्टेड यू शेप्ड की ट्यूब भी रखते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने का काम करती है, हमारे इस सर्किट को या जो भी कनेक्शन है इसको कंप्लीट करती है। तो आज का जो टॉपिक है वो इस सेल को समझना नहीं है, आज का जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने का है। तो बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि एक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होता है, एक इलेक्ट्रोड का या एक इलेक्ट्रोड जो है वो रिड्यूस होती है। मतलब अगर कोई एक चीज है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरी चीज का रिडक्शन हो रहा होता है। ये चीज हम लोग पढ़ते आए हैं और समझते आए हैं। और हम कहते हैं कि ऐसी रिएक्शंस जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो, साथ साथ हो, तो हम उसको कह देते हैं कि वो क्या है, वो है रिडॉक्स रिएक्शन। क्या इतनी बात सभी को क्लियर है? ठीक है, तो अब मुद्दा आता है इस चीज का कि जो टर्म आई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो क्या बता रही है या वो क्या मैसेज कन्वे कर रही है। वो ये मैसेज कन्वे कर रही है कि हमने यहां पे भी मेटल की रोड ली, हमने यहां पर भी मेटल की रोड ली। एक है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक है जो रिड्यूस हो रहा है। कब कौन सी इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन प्रोसेस करवाएगी, कब कौन सा इलेक्ट्रोड रिड्यूस होगी, वो इस पे डिपेंड करता है कि उनका पोटेंशियल क्या है। किसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो ये बताता है कि किसी भी इलेक्ट्रोड की कितनी क्षमता है ऑक्सीडेशन कराने की या फिर रिडक्शन कराने की। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूं तो हम उसको दो पार्ट में कैटेगराइज कर देते हैं। एक होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है रिडक्शन पोटेंशियल।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मीन्स कि उसकी कितनी क्षमता है ऑक्सीडेशन कराने की, और रिडक्शन पोटेंशियल मीन्स कि उसकी कितनी क्षमता है रिडक्शन प्रोसेस को कराने की, रिड्यूस होने की। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब, रिडक्शन की अगर सपोज हम बात करें तो रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैं इसकी डेफिनेशन को एक और तरीके से, ठीक है, अलग वर्ड से बोल रही हूं। क्या? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसको कहते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल उसको कहते हैं कि उस इलेक्ट्रोड की कितनी क्षमता है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, या फिर किसी इलेक्ट्रोड की कितनी क्षमता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, जब हम लोगों ने इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकाली, हमारे पास जितने भी मेटल की रोड्स होती हैं हमने उन सब की पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रखी। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक कंटेनर जो है या एक हाफ सेल जो है, इसको भी हाफ सेल कहते हैं, इसको भी हाफ सेल कहते हैं, दोनों मिलके फुल सेल कंप्लीट सेल बना रहे हैं। तो जिस बीकर में ऑक्सीडेशन होता है दैट इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिसमें रिडक्शन होता है वो रिडक्शन हाफ सेल होता है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि हम लोगों को जैसे किसी का निकालना है, लाइक फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉपर का निकालना है, तो मैं क्या करूंगी, उस साइड तो मैंने कॉपर का सेटअप लगा दिया, बीकर में कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, कॉपर की इलेक्ट्रोड ले ली। दूसरे बीकर में मैं लगा दूंगी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में हम लोग क्या करते हैं, HCl लेते हैं, ठीक है, 1 मोलर। हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है जिसमें प्लैटिनम की वायर होती है, प्लैटिनम की चिप होती है, और फिर इस तरीके से इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, यहां से हम हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं 1 ATM में। ठीक है, टेम्परेचर हमारा 270 298 केल्विन रहता है, और इस तरीके से हम इसको कनेक्ट कर देते हैं। ओके, तो ये इस तरीके की हमारी जो है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है। तो बेसिकली हो क्या रहा होता है कि जब हम यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास कराते हैं तो वो हाइड्रोजन गैस यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जिसको हम शी कहते हैं, ये दोनों तरीके से एक्ट करती है। ये कैथोड की तरह भी एक्ट करती है, ये एनोड की तरह भी। और आसान शब्दों में समझो, ये ऑक्सीडेशन भी करा सकती है, रिडक्शन भी करा सकती है। हाइड्रोजन का जो हमने आर्बिट्ररली रिडक्शन पोटेंशियल मान रखा है वो 0 मान रखा है। अब हम ये देखते हैं कि इसके कंपैरेटिवली, मतलब इससे कंपेयर कर रहे हैं कि इसके कंपैरेटिवली इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, कम है कि ज्यादा है। समझ रहे हैं? अगर इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब कि अगर इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा है तो ये रिडक्शन कराएगा, यानी कि ये कैथोड की तरह एक्ट करेगा, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह। जिन बच्चों को कंफ्यूजन होता है वो यहां पर देख लीजिए प्लीज। एनोड पे आप लोग एनोड को याद रख लीजिए एनॉक्स से, ठीक है, एनऑक्स। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और दूसरा आप याद कर लीजिए रेड कैट, ठीक है, रेड कैट उसको आप याद कर लीजिए रिडक्शन पर हमारा क्या होगा, मतलब कैथोड पे हमारा क्या होगा, रिडक्शन। तो रेड कैट ऐसे याद रहेगा। ठीक है, तो हमारी जो HCl मतलब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है वो कैथोड की तरह भी एक्ट कर सकती है, एनोड की तरह भी एक्ट कर सकती है। वो कैसे एक्ट करेगी ये इस पे डिपेंड कर रहा है कि हमने उसके अदर हाफ सेल में क्या लिया है। जब कॉपर है, कॉपर का जो हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं वो आता है प्लस का 0.34 वोल्ट। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना है, 0 वोल्ट। तो ऑटोमेटिकली किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, कॉपर का ज्यादा है ना। तो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा मतलब उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता उतनी अच्छी है या ज्यादा है। तो जिसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता अच्छी है वो रिडक्शन कराएगा। तो ये रिडक्शन करा रहा है तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर कॉपर की जगह जिंक लिया होता, मैंने कॉपर ना लेके क्या लिया होता, जिंक की इलेक्ट्रोड ली होती और यहाँ पे ZnSO4 होता। तो जो हमारा जिंक है उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है माइनस का 0.76 वोल्ट। हाइड्रोजन का कितना है, 0। तो जिंक का तो रिडक्शन कराने की जो क्षमता है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता है, हाइड्रोजन से भी गई गुजरी है। मतलब हाइड्रोजन की कम से कम 0 है, जिंक की कितनी है, माइनस की 0.76 वोल्ट।
तो रिडक्शन पोटेंशियल अब किसका ज्यादा हो गया, जीरो बड़ा है ना, -0.76 से बड़ा क्या है, जीरो है। तो इसके रिडक्शन पोटेंशियल की क्षमता अच्छी है, तो यानी कि ये क्या कराएगा, रिडक्शन। अगर ये रिडक्शन करा रहा है तो इस टाइम अब ये किसकी तरह एक्ट करेगा, कैथोड की तरह। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, एनोड की तरह। आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो अगर हम वापस अपने टॉपिक पर आए, ये मैंने एक ओवरव्यू दिया है, अगर मैं सीधा सीधा बता देती और बात खत्म कर देती तो आई थिंक आप इतना अच्छे से नहीं समझ पाते बात को, है ना। अब समझे भी होंगे बात को अच्छे से, और जिन्हें ऑलरेडी ये बात पता थी उनकी रिवीजन हो गई होगी, है ना। तो एक अच्छी चीज की हमने। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड की क्षमता होती है कि कोई जो भी इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं उसकी क्या क्षमता, क्या पोटेंशियल, उसकी क्या टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की है। हम लोगों ने हाइड्रोजन से ऐसे कपल कर करके हर मेटल की, हर इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल की वैल्यू निकाल रखी है। अब क्या होता है कि दुनिया में कोई पढ़ेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कोई पढ़ेगा रिडक्शन पोटेंशियल। तो हम लोगों ने कन्वीनियंस के लिए, हमारी खुद की सिंप्लिसिटी के लिए ये बोल रखा है कि भाई कन्वेंशनली हम लोग क्या करेंगे, जब भी रिडक्शन पोटेंशियल की बात मतलब जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात कर रहे हैं तो हम रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में बात करेंगे। मतलब एक फिक्स कर दिया ताकि मतलब एक तरीके की खिचड़ी ना बने कि कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में बात कर रहा है, कोई रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में बात कर रहा है, तो कंफ्यूजन ना हो। तो हमने कहा कि भाई जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जैसा टॉपिक पढ़ेंगे तो हम हमेशा किनके थ्रू पढ़ेंगे या किसकी टर्म्स में पढ़ेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म्स में नहीं पढ़ सकते हैं, उसके टर्म्स में भी पढ़ सकते हैं, बट सिंप्लिसिटी के लिए कि भाई सब लोग एक ही पैटर्न फॉलो करें तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में पढ़ते हैं। पहली बात, जिन्हें नहीं पता है उनको मैं बता रही हूं, रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली या रिवर्स आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कॉपर है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू होती है प्लस का 0.34 वोल्ट। अगर मुझसे कोई पूछे इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताओ तो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.34 वोल्ट। जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, माइनस का 0.766 वोल्ट। अगर कोई पूछे कि इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताइए तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस का 0.76 वोल्ट, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना, ये रिलेशन काम आएगा, यहाँ पे नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आता है, बट मुझे ध्यान आ गया तो मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां से हमने ये चीज सीखी कि जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे तो हम उस इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में बात करेंगे कि उसकी कितनी अच्छी क्षमता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ठीक है। ये बात समझ पा रहे हैं, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, ओके। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात। अगर आपको ये बात समझ में आ गई तो मैं जो अब नेक्स्ट बात बोलने वाली हूं वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। मेटल्स क्या हैं, या अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ या सोचो कि मेटल्स कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो आप लोग क्या कहेंगे, मेटल कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की। कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन देने की, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। हम मेटल के लिए एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। उनकी क्षमता क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की। मेटल्स इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तभी तो कंडक्टिविटी प्रोसेस शो करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का तो पूरा कंसेप्ट इसी पे है, ठीक है। अब अगर वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, उनके इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता अच्छी है, तो गेन करने की क्षमता कैसी होगी, अपोजिट होता है ना। अगर इनके देने की क्षमता अच्छी है तो इनके लेने की क्षमता क्या होगी, बेकार। समझ रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉर्मली, हाँ नॉर्मली जनरली मैं बात कर रही हूं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितना पॉजिटिव में आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है, आता जाता है,
जितना प्लस में बढ़ता चला जाएगा हम कहेंगे उसके रिड्यूस होने की या उसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता उतनी अच्छी है। मेटल के केस में हम कह रहे हैं कि इनके देने की क्षमता अच्छी है, तो इनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैसी होती है बताइए। जो देते हैं, जो एक्सेप्ट करते हैं उनकी पॉजिटिव में होती है, ठीक है। तो जो दे रहे हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, नेगेटिव में। ये मैंने एक जनरल बात कही है, ठीक है। कृपया करके इस बात का आप खास ध्यान रखें। केमिस्ट्री इज फुल ऑफ एक्सेप्शनल केसेस, यहाँ पे एक्सेप्शनल केसेस का भरमार होता है, तो ऐसा नहीं है कि ये मैंने बोल दिया तो ये पत्थर की लकीर हो गई, ये एक जनरल बात कही है मैंने, ठीक है। जब हम बात करते हैं 3D सीरीज की, 3D सीरीज में हमारे पास क्या क्या होते हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ठीक है, अगर हम इनकी बात करें, जितने भी हमारे 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं इन सभी का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है, एक्सेप्ट वन एलिमेंट एंड दैट इज कॉपर। कॉपर एक एक्सेप्शनल केस यहां पर शो करता है, ठीक है। कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है, अभी मैंने बताया था आपको, प्लस का 0.34 वोल्ट। इसको छोड़ के हमारे जितने भी मेटल्स हैं इनका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव में होता है। अब वो चर्चा का विषय फिलहाल अभी नहीं है कि ज्यादा नेगेटिव है कि कम नेगेटिव है, बट हाँ हमने जितनी चीजें पढ़ी या समझी उससे हमें ये पता चल गया कि मेटल इलेक्ट्रॉन देना प्रेफर करते हैं, तो उनका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो क्या आता है, नेगेटिव। समझ में आया। और 3D सीरीज में सभी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता है, सिर्फ यहां पर एक एक्सेप्शनल केस होता है जो कि होता है कॉपर, उसका क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल 0.34 वोल्ट, ठीक है। नोट करिए इसको। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ एक्सपेरिमेंटल डाटा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाटा लिखती हूँ। डाटा मैं इसलिए नहीं लिखती हूँ कि आप बैठ के डाटा को कॉपी करो या डाटा को याद करो, ये सिर्फ और सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है, ठीक है, ताकि आपको पिक्चर थोड़ी सी और क्लियर हो सके। तो अब देखिए स्कैंडियम में मैंने जानबूझ के स्कैंडियम और टाइटेनियम के नीचे यहाँ पर ये रिप्रेजेंटेशन की है। अगर किसी को नहीं पता है तो ध्यान से सुनिए। जब भी हम अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करते हैं तो रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में बात करते हैं, मतलब कि उसकी क्या क्षमता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, ठीक है। तो जब भी कोई आयन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो हम उस रिएक्शन को ऐसे लिखते हैं, Mn प्लस में n इलेक्ट्रॉन, ये एक्वस फॉर्म में है, गिव्स Ms। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कॉपर है, ठीक है, तो कॉपर 2+ है, तो कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए, एक्वस फॉर्म में था, और ये क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड हो जाएगा। तो जब हम इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो कि क्या होती है, प्लस का 0.34 वोल्ट, तो जब हम इसका रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, ECU2+/Cu। तो ये बात क्या बताती है कि ये कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में था, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका क्या था, और फिर ये किससे किसमें चेंज हुआ। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो ये रिडक्शन का प्रोसेस है ना, कि इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये बनाया, तो इसका मतलब ये है। तो मैंने ना यहाँ पे जानबूझ के इसलिए लिखा है, स्कैंडियम जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब स्टेबल रहता है, उसमें शो करता है। तो +3 का मतलब क्या है कि +3 से अगर मैंने यहाँ पर लिखा है Sc3+, तो इसका मतलब क्या है कि स्कैंडियम 3+ था, उसने 3 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए और वो किसमें चेंज हुआ, स्कैंडियम सॉलिड में। समझ पा रहे हैं। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन के हिसाब से मैंने यहाँ पे इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख रखा है, -2.03 वोल्ट, ठीक है। टाइटेनियम के बाद वाले जितने भी हमारे सारे हैं ये +2 के हिसाब से लिखे गए हैं। मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर रखा है कि टाइटेनियम है, टाइटेनियम 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, टाइटेनियम में चेंज हो रहा है, ठीक है। वैनेडियम है, वैनेडियम का भी जो मैंने रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है वो कैसा है, V2+/V = -1.8 वोल्ट। ये सारे 2+ वाले हैं आगे,
ठीक है। सिर्फ एक स्कैंडियम में 3+ वाला था, इसलिए मैंने इसको जानबूझ के यहाँ पे मेंशन किया है और रेड मार्कर से लिखा है। बुक्स में आप देखोगे ना तो सीरीज आपको टाइटेनियम से ही मिलती है, क्योंकि वहां पे ना हम जनरल पढ़ रहे होते हैं कि +2 से चेंज हो रहा है, तो +2 के हिसाब से हमारा टाइटेनियम से हम लोग शुरू करते हैं, तो बुक में ना टाइटेनियम से मेंशन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने डाटा देखा, और डाटा देख के हमको क्या चीज समझ में आई कि देखो इसका रिडक्शन पोटेंशियल टाइटेनियम का क्या था, स्कैंडियम का तो -2 पे चला गया, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करने की क्षमता इसकी कतई अच्छी नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं टाइटेनियम पर माइनस का 1.63 वोल्ट, वैनेडियम -1.18। देख रहे हो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो थोड़ी सी कम हो रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। क्रोमियम यहाँ पे वैनेडियम 1.18 था तो 0.9, माइनस का 0.9, ठीक है। फिर मैग्नीज होना क्या चाहिए था 0.90 से थोड़ा कम आना चाहिए था, पर मैग्नीज का बढ़ गया। तो मैग्नीज का क्यों बढ़ा, मैंने ये जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लिखी है ये कौन सी लिखी है, Mn2+ से Mn में जाने वाली। इसका मतलब क्या समझे आप, इसका मतलब ये है कि हम Mn2+ में जबरदस्ती का इलेक्ट्रॉन घुसा रहे हैं, ठीक है, और उसको Mn में चेंज कर रहे हैं। तो इससे क्या समझ पा रहे हो, Mn2+ का मतलब क्या है, देखो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर क्या होता है 25, क्या होता है मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आर्गन 3d5 4s2, बट वी आर टॉकिंग अबाउट Mn2+। तो Mn2+ का मतलब क्या है कि उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं और कॉन्फ़िगरेशन क्या है 3d5 4s0। इट मीन्स 3d5 4s0, 4s तो हो गया खाली। अब हम क्या कर रहे हैं, हम वो क्या है, वो हाफ फील्ड है, और हम जबरदस्ती, जो कि हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड क्या होते हैं, दे आर मोर स्टेबल एज कंपेयर टू अदर्स, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, उस हाफ फील्ड में जो कि स्टेबल है, हम जबरदस्ती के 2 इलेक्ट्रॉन घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती के घुसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या वो मतलब प्रेफर करेगा कि वो कहेगा कि भैया मैं स्टेबल हूं, मेरा d ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, मैं स्टेबल हूं, और हम कह रहे हैं भैया नहीं तो 2 इलेक्ट्रॉन और ले, तेरी स्टेबिलिटी तो हम बिगाड़ेंगे, तो क्या वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा ना। तो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे धीरे धीरे कम होनी चाहिए, पर मैग्नीज की एक्सेप्शनली मोर नेगेटिव आ रही है, मतलब वो नहीं चाहता कि उसको इलेक्ट्रॉन मिले, ठीक है। तो इस वजह से मैग्नीज की हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि न्यूमेरिकल वैल्यू कम होनी चाहिए, वो हमें बढ़ती हुई नजर आती है। समझ पा रहे हैं इस बात को, आगे बढ़ते हैं। फिर आयरन का आ गया माइनस का 0.44, देन माइनस का 0.28, देन फिर 0.25 हो गया माइनस का। कॉपर एक्सेप्शनली शो कर रहा है पॉजिटिव का, उस पर भी अभी हम लोग आएंगे, चर्चा करेंगे। फिर जिंक का भी देखो, अब चलो ये तो एक्सेप्शनल बिहेवियर शो कर रहा है, माइनस का 0.25 से अब हमारी वैल्यू कम होनी चाहिए थी, बट देखो न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस का 0.76, तो ये भी यही केस शो कर रहा है। क्या केस शो कर रहा है, मैग्नीज वाला अगर मैं डिस्कस करूं तो अब इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीज वाले जिंक वाले केस में क्या हो रहा है, जिंक का एटॉमिक नंबर क्या होता है 30, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है आर्गन 3d10 4s2। मैंने जो रिडक्शन पोटेंशियल लिखा है कौन सा लिखा है +2 वाले, कि हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं जिंक 2+ से Zn में, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं +2 में 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास Zn2+ है, हम उसमें 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके उसको जिंक सॉलिड में चेंज करना चाह रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि भैया उसकी क्षमता कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद उसका क्या रिडक्शन पोटेंशियल होगा। जिंक यहाँ पर +2 की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, +2 का मतलब क्या है आर्गन 3d10 4s0, वो क्या है, वो स्टेबल है। मैग्नीज हाफ फिल्ड था, स्टेबल था, जिंक फुल्ली फिल्ड है और स्टेबल है, ठीक है। तो इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से ये नहीं चाहते कि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें, दे डोंट वांट दैट। और जब हम जबरदस्ती के इलेक्ट्रॉन घुसाते हैं कि भाई नहीं हम तो इलेक्ट्रॉन देंगे, उनकी स्टेबिलिटी के साथ खिलवाड़ करेंगे,
तो उनके जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि जैसी आनी चाहिए वैसी नहीं आती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी और आपको डाटा से थोड़ा सा डिसाइड करना या समझ रहे टॉपिक को एनालाइज करना थोड़ा सा इजी हो गया होगा। नोट करिए प्लीज इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं चीज डिस्कस करने वाली हूँ, मैं चाहती हूँ कि आप इसमें थोड़ा सा अलर्ट रहें। ठीक है, थोड़ा सा अलर्ट माइंड से आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पे मैं बाद में आऊंगी। सबसे पहले मैं इस टॉपिक का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बता दूं कि हम जिस चीज की तरफ बढ़ने वाले हैं वो एक्चुअल में क्या चीज है। ठीक है, तो देखिए आप सभी को पता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी हम किसको कहते हैं। मान लीजिए देखिए जैसे कि मान लीजिए सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 11, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 281। लाइक शेल के टर्म्स में अगर हम समझना चाहें तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो ये क्या हो जाता है स्टेबल, ये क्या हो जाता है स्टेबल। ठीक है, अब मैं चाहती हूं कि इसका जो आइसोलेटेड गैसियस एटम है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और ये स्टेबल हो जाए। सोडियम को ये चीज पता है, क्या पता है कि अगर वो एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसको यहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तो हमें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ती, क्योंकि उसको पता है कि एक इलेक्ट्रॉन में निकालूंगा मैं स्टेबल हो जाऊंगा, तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। ठीक है, ये बात समझे। ऊपर से जब हम नीचे आते हैं साइज बढ़ता चला जाता है, साइज बढ़ता चला जाता है तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाता है। जितना इलेक्ट्रॉन दूर होता चला जाएगा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं लग रहा है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ गया है, तो क्या होता है कि हम कम एनर्जी देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन फटाक से निकल जाता है। ये बात समझ रहे हैं। तो इसको समझने के दो तरीके हैं। आप इस तरीके से भी इसको, इस नजरिए से भी इस बात को समझ सकते हैं कि अगर एटम को पता है कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मैं स्टेबल हो जाऊंगा तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन निकाल देता है कि ठीक है भैया निकले, चला जाए। समझे इस बात को। अब आते हैं इसी बात को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। निकल है, प्लैटिनम है, दो एटम्स में मतलब दो एलिमेंट्स में हम कंपैरिजन कर रहे हैं उनके एटम्स के आयनाइजेशन एंथैल्पी के बीच। हम टोटल 4 इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हैं निकल में से। तो हमने कहा कि हमने निकल में से पहले एक इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर सेकेंड टाइम हमने इलेक्ट्रॉन निकाला। उनकी जो दोनों बार हमें एनर्जी देनी पड़ी। हम क्या करेंगे, यहाँ पर एनर्जी देंगे, तो एनर्जी देने से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, तो अब हुआ क्या कि जब हमने पहली बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दी, दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी दी, उनको जोड़ा तो ये हमारे पास वैल्यू आई। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को जब हम निकाल रहे हैं निकल में से, जब हम 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रही है वैल्यू, ये आ रही है 2.49 इंटू 10⁻³ किलो जूल पर मोल। प्लैटिनम में से जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की इच्छा जाहिर करी या निकाले तो उसके जो वैल्यू आई आयनाइजेशन एंथैल्पी की वो क्या आई 2.66 इंटू 10⁻³ आई। किसके आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा आ रही है, प्लैटिनम की। यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, मुश्किल। अगर इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, आप खुद देखो इस बात को, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबिलिटी गेन की। अब आप चाह रहे हैं सोडियम आयन में से इलेक्ट्रॉन निकालना, क्या कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? बताइए, क्या कम एनर्जी देने पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा? आप किसी स्टेबल स्पीशीज में से इलेक्ट्रॉन निकालने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इलेक्ट्रॉन निकल नहीं सकता, मैं ये कह रही हूं कि क्या आसानी से निकलेगा? तो आंसर है नहीं, क्योंकि हम उसकी स्टेबिलिटी को छेड़ रहे हैं। समझ रहे हैं इस बात को। अब देखिए यहां पर अगर प्लैटिनम की आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा आ रही है निकल से, तो इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है निकल के कंपैरेटिवली। निकल कंपैरिजन चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो इसमें से भी निकल सकता है, इसमें से भी निकल सकता है, जितना आप निकालना चाहे उतना निकल सकता है। मैं कह रही हूँ कम आसान तरीके से, या मतलब ज्यादा आसानी से किसमें से निकलेगा और कम आसानी से किसमें से निकलेगा। तो प्लैटिनम की अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा है, मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है।
अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो रहा है, नॉर्मली मतलब जल्दी से ये नहीं निकाल रहा है, इट मीन्स ये अपनी स्टेबल फॉर्म में है, तभी तो ये इसमें नहीं चेंज होना चाह रहा है। प्लैटिनम तो भैया होता भी इनर्ट है, ठीक है, इनर्ट होता है, ये तो अपनी इनर्टनेस के लिए इतना फेमस है प्लैटिनम। तो ये यहाँ से हम क्या बात सीख रहे हैं, यहाँ से हम ये बात सीख रहे हैं कि निकल 2+ में चेंज होना चाहता है, इसीलिए उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम आ रही है, इलेक्ट्रॉन वहां से आसानी से निकल रहा है, जबकि प्लैटिनम के साथ ऐसा नहीं है। इसीलिए ना एक लाइन आपको कभी आप किताब खोल के देखोगे तो आपको ये लाइन मिलेगी कि निकल 2+ के जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल पाए जाते हैं या ज्यादा नोन पाए जाते हैं। निकल 2+ कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल देन प्लैटिनम 2+ कंपाउंड्स। ठीक है, तो हमने यहां से ये बात जज करी। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। अब हम क्या चाह रहे हैं, अब हम ये चाह रहे हैं कि हम उसमें से तीसरा इलेक्ट्रॉन भी निकाल लें, चौथा इलेक्ट्रॉन भी निकाल लें। तो जब हम निकल की आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हैं तो अब निकल में हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है थर्ड और फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, जबकि प्लैटिनम में हमें एनर्जी जो है वो क्या लग रही है, कम लग रही है। तो यहां से आपको क्या चीज पता चली कि प्लैटिनम जो है वो +4 में तो कन्वर्ट होना चाहता है, वो +4 में तो कन्वर्ट होना चाहता है, बट निकल जो है वो +2 में कन्वर्ट होना ज्यादा प्रेफर करता है एज कंपेयर टू निकल +4। और अगर आप देखेंगे तो आपको प्लैटिनम के जो +4 वाले कंपाउंड हैं, ठीक है, +4 वाले जो कंपाउंड हैं वो ज्यादा पाए जाएंगे देन निकल 4+ कंपाउंड, या आप प्लैटिनम 4+ को ज्यादा स्टेबल पाएंगे एज कंपेयर टू +2। आपने देखा होगा ये कंपाउंड K2PtCl6 ये एग्जिस्ट करता है, बट निकल का ऐसा कोई भी कंपाउंड हमें पाया नहीं जाता या वो नोट नहीं होता। तो हमने यहाँ से क्या बात सीखी, हमने यहाँ से ये बात सीखी कि अगर हम क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की क्षमता, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि हम कितनी एनर्जी दे रहे हैं और इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और भी कई फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। और वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करते हैं, वो क्या क्या होते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होता है। तो ये सारी एंथैल्पीज मिलकर अपना रोल प्ले करती हैं और इनके ओवरऑल इफेक्ट या ओवरऑल सम से ये चीज डिसाइड होती है कि किसी भी मेटल का केटायन कब ज्यादा स्टेबल होगा किसी एक्वस सोल्यूशन में और कब नहीं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या चीज पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पर ये चीज पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, मैं आपको ना एक बात बताती हूँ। मैं ना आपको चीजें अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि मैं आपको चीजें आसान से आसान तरीके से डिलीवर कर सकूं, बट दो तरीके के माइंडसेट होता है। एक होता है कि हाँ हमें चीजें लाइक ऐसे पढ़ना है कि हम पेपर पास करें, और दूसरी चीज होती है कि आप सब्जेक्ट को समझ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस सब्जेक्ट की ब्यूटी को समझें, आप इसके सिग्निफिकेंस को समझें, आप असलियत में चैप्टर की गहराई को समझें, तो ये सब चीजें मेरे को लगता है कि आपको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, जब चीजें आपको समझ में आने लगती है ना, तो आपका इंटरेस्ट अपने आप डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल ना समझें आप इस बात को कि भले ही आप इसमें से चीजें याद ना रखो, मैं आपको एट द एंड ऑफ द वीडियो बता भी दूंगी कि आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, बट जितना आप ये चीजें समझेंगे ना, आपकी कमांड उतनी ही अच्छी होती चली जाएगी और आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। आपको एक्चुअल में ना मतलब समझ में आने लगेंगे कि अच्छा ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास ये पूरा एक स्टेप है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास कोई मेटल है, ठीक है, कोई भी मेटल है, लाइक जैसे मैंने कॉपर ले लिया फॉर सपोज, कॉपर है सॉलिड फॉर्म में, और मैं चाहती हूँ कि भाई वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। ठीक है, वो किस में चेंज हो जाए, कॉपर 2+ में, और वो इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। समझ रहे हैं?
तो मैं चाह रही हूँ कि कोई मेटल भी सॉलिड फॉर्म से आयोनाइज फॉर्म में जाए, आयन है तो आयोनाइज फॉर्म में ही जाएगा, ठीक है, सोल्यूशन के अंदर ही जाएगा और वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, ठीक है। तो हम इस प्रोसेस को करवाना चाह रहे हैं और ये हमारा क्या है, दिस इज आवर ओवरऑल प्रोसेस, कि हम इस प्रोसेस को कराना चाह रहे हैं। अब एक्चुअल में जो ये ओवरऑल प्रोसेस है ये इतना आसान नहीं होता है जितना कि हमको दिख गया कि हाँ भाई ये इस तरीके से हो रहा है। ये 3 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। कैसे? जो आपका मेटल सॉलिड फॉर्म में है, सबसे पहले वो क्या होगा, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू। तो यहाँ पे जो हीट लगेगी, जो हीट एंथैल्पी, आप एनर्जी चेंज की बात कर रहे हैं, सॉलिड से उसको गैशियस फॉर्म में इंडिपेंडेंट गैशियस एटम में चेंज करना चाह रहे हैं, तो उस एंथैल्पी चेंज या एनर्जी चेंज को हम क्या कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। समझ रहे हैं इस बात को? पहले हमने क्या किया, मेटल सॉलिड है ना, तो सॉलिड में क्या है, बहुत सारे एटम्स पास हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले उन एटम को सेपरेट कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, तो हम उसको गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यूज हुआ। फिर हम जब वो इंडिपेंडेंट गैशियस एटम में चेंज हो गया, हम उसमें एनर्जी देके एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं, और फिर उसके बाद जब उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, फिर वाटर क्या कर रहा है, उसके साथ रिएक्ट करके उसको स्टेबल कर रहा है, हाइड्रेशन एंथैल्पी वहां पर रोल प्ले कर रही है, ठीक है, और वो क्या हो रहा है, एक्वस फॉर्म में चेंज हो रहा है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि मेटल हमारा सॉलिड फॉर्म में है और हमने क्या किया, वहां पे एंथैल्पी दी, मतलब एनर्जी दी, और हमने क्या किया, उसको इंडिपेंडेंट गैशियस एटम में चेंज कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या है कि जब वो एटम गैशियस एटम में चेंज हो गया, हमने एनर्जी दी, और हमने एनर्जी देके उसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो वो क्या हो गया, M+। एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, M+ हो गया एक्वस मीडियम में, मतलब वाटर के अंदर उसका गैशियस आयनाइज्ड आयंस चले गए और इलेक्ट्रॉन उसने इजेक्ट कर दिया। अब ये जो M+ है, इसको ये क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। वाटर के चार्जेस, वाटर पे चार्ज होता है ना, वाटर क्या है, 4 स्पीशीज है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पार्शियल नेगेटिव। हाइड्रोजन पे कैसे चार्जेस आ रहे हैं, पार्शियल पॉजिटिव। तो ये क्या कर रहे हैं, जो भी चार्ज की रिक्वायरमेंट है उस चार्ज से इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं, और स्टेबलाइज जब कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज आवर हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो एक्चुअल में हम इसको इसमें चेंज करना चाह रहे थे, और हमारे यहाँ पर 3 स्टेप्स जो हैं वो इन्वॉल्व हुए हैं। तो अगर हम बात करें इस डेल्टा H की कि कितना एंथैल्पी में चेंज आया, वो इन तीनों स्टेप की में जो एनर्जी हमारी, एंथैल्पी हमारी जो इन्वॉल्व हो रही है उसके सम के बराबर होता है, यानी कि डेल्टा H सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डेल्टा H हाइड्रेशन। अब इन्हीं का सारा खेल है, जो भी खेल है वो सारा इन्हीं एंथैल्पीज का खेल है, कि कब कौन किससे ज्यादा है, कब कौन किससे कम है, कब कौन किसको बैलेंस कर रहा है। इसी से सब डिसाइड होता है कि किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, या फिर वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल पाया जाएगा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए काम की बात, अब क्या है कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो एक्चुअल में किस पे डिपेंड कर रहा है, जो भी मैंने आपको एंथैल्पीज पढ़ाई उन सब पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो हम कंक्लूजन पढ़ रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है अपॉन द बैलेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ हाइड्रेशन एंथैल्पी एंड द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है, किससे, आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन से, इनकी वैल्यू का जो सम है वो अगर ज्यादा है हाइड्रेशन एंथैल्पी से, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव आती है, और अगर हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है इन दोनों के सम से, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आती है, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, मेटल्स जो हैं, ध्यान से सुनिए, मेटल्स जो हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं ना, मतलब उनकी क्षमता क्या है, उनकी क्षमता है इलेक्ट्रॉन दे देने की।
और हम क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में? हम लोग पढ़ते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या है कि उनकी क्या क्षमता है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, यही तो पढ़ते हैं। ठीक है, मेटल की क्षमता है इलेक्ट्रॉन देने की, मतलब आप इसको कम एनर्जी पे ही देकर क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं। समझ रहे हैं? मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, आप क्या कर रहे हैं, मेटल को एनर्जी दे रहे हैं सॉलिड फॉर्म से गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट होने की। फिर मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, कम एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर रहे हैं, आयोनाइज्ड हो रहे हैं, और वो आयोनाइज्ड फॉर्म फिर वाटर में स्टेबल हो रही है। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई मेटल कम एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू कम है, या आप कह सकते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन की वैल्यू कम है, ठीक है, तो यानी कि वो क्या है, कम है। तो अगर वो कम है तो ऑटोमेटिकली, मेटल है ना, तो ऑटोमेटिकली उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, अगर कोई ऐसा है जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, अगर किसी के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होगी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की वैल्यू ज्यादा होगी, तो यानी कि वो इलेक्ट्रॉन निकालना प्रेफर नहीं कर रहा है, बल्कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना प्रेफर कर रहा है। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना प्रेफर करता है, यानी कि उनका रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो क्या आएगी, पॉजिटिव। आई होप आपको थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हुई होगी। अब जो हम गला फाड़ फाड़ के ये चीज डिस्कस करते हैं कि कॉपर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, कॉपर एक्सेप्शनल बिहेवियर शो करता है, ठीक है, उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव आता है, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसलिए पॉजिटिव आता है क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन और जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है, इनके बीच का जो बैलेंस है वो इस हिसाब से नहीं होता कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आए। ठीक है, तो इसी वजह से, क्योंकि हाइड्रेशन एंथैल्पी और बाकी एंथैल्पी का जो सम है उनके बीच में जो रिलेशन होना चाहिए, वो जिस तरीके से एक दूसरे को बैलेंस करना चाहिए, वो बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता। इस वजह से जो कॉपर है उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव। ठीक है, नोट करिए इसको। ठीक है, तो कॉपर का जो क्वेश्चन है उसको मैं और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज मेरे पास थोड़ी सी टाइम की कमी है, मेरी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है, तो आज क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू है तो मैं ऐसी वीडियो में आगे ऐड नहीं कर पा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं कॉपर को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।